अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि जायदाद की लालच ने रिश्ता तो क्या इंसानियत भी भुला दी। लाहौर में बेटे ने बाप को कत्ल करा दिया। मुलजिम ने बाप को रास्ते से हटाने के लिए 12 लाख रुपए में डील की थी। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में जुर्म का एतराफ कर लिया। अपनी कारस्तानी छुपाने के लिए बेटा खुद ही कत्ल के केस में मुद्दई भी बना रहा। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। नाखलफ बेटा जायदाद की लालच में अंधा हुआ और बाप को किराए के कातिलों से मरवा दिया। रमजान नामी ताजर के कत्ल की वारदात कुछ अर्सा कबल चूंग के इलाके में हुई। मकतूल का बेटा मुद्दई बना, लेकिन दौरान तफ्तीश मुतजाद बयानात और क्लोज सर्किट फुटेज में मशकूक हरकतों ने भांडा फोड़ दिया। आबिद ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि वालिद के कत्ल के एवज शूटर्स से 12 लाख रुपए में डील की। 5 लाख रुपए एडवांस और बाकी रकम वारदात के बाद अदा की। पुलिस ने दोनों शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। जबकि लाहौर में रवा साल के पहले 15 दिन में 14 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ज्यादातर वारदातों में कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही मुलव्विस निकले। इस बारे में मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान। जी, लाहौर में रवा साल के पहले महीने के दौरान अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद को कत्ल किया जा चुका है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। और कत्ल की इन तमाम वारदातों में जो वजूहात सामने आई हैं वो ज़्यादातर घरेलू झगड़े, ख़ानदानी तनाज़ात या जायदाद के जो तनाज़ात हैं वो सामने आए हैं। और कातिल इन तमाम वारदातों में से ज़्यादातर वाक़यात में कोई गैर नहीं बल्कि मकतूलीन के अपने ही निकले हैं। पुलिस का ये कहना है कि इन तमाम वारदातों में से 90% वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। घर को आग लगी, घर के चिराग से। लाहौर से खबर है जहां जनवरी के पहले 15 दिनों में 14 अफराद का कत्ल हुआ है और 70% वारदातों में कातिल घर का ही फ़र्द निकला है। समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान भी हमें आगाह कर रहे थे। मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं। लाहौर में रवा साल के पहले 15 दिन में 14 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाहौर में कत्ल की 70% वारदातों में घर के अफराद ही मुलव्विस निकले हैं। ये अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ रहा है हमारे माशरे में? रोज़ बरोज़ के वाक़यात अजीब व गरीब देखने के बाद समझ नहीं आती कि ये कौम जिसके 90% से ज़्यादा मुसलमान है, कलमागो है, ये इस माशरे में ये बेहिसी, ये बेबरबरियत, ये जुल्म और ये कत्ल गारत क्यों हो रहा है? अकल हैरान। एक चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये कि वक्त के साथ साथ जितनी हम मादी तौर पे तरक्की करते हैं, इंसान के अंदर खुद गर्जी ज़्यादा आती है। खुद गर्जी जब आती है उसके बाद अगर गुर्बत भी हो तो फिर ये दोनों मिलकर इंसान ऐसे इक़दाम उठाता है जैसे कत्ल गारत किसी जायदाद के लिए या अपनी मर्जी की शादी के लिए या किसी और काम के लिए इंसान हद से तजावुज़ करके वो अमल करता है जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो ये 2 चीज़ें बड़े साथ साथ, इनका दामन चोली का काम है। अगर इंसान खुदगर्ज ना हो तो गुर्बत में भी सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजार सकता है जो कुछ उसके पास है, मगर अगर खुदगर्जी हो तो उससे वो चाहिए जो दूसरों के पास है। तो इसका मतलब है कि माशरे में जब हम देखते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स का, यानी आप देखते हैं गाड़ी के अंदर एक बंदा जा रहा है, उसके पीछे एक डबल कैबिन आ रही है, उसमें 4 बंदे बैठे हुए और वो बड़े रोब के साथ उतरता है, तो जो बेचारा साइकिल मोटरसाइकिल पर है या छोटी गाड़ी पर है वो देखकर बड़ा असर लेता है उसके ऊपर। वो भी सोचता है अपने जन्म में कि काश वो वक्त आए जब मैं भी ये कर सकूं। तो बहुत सारी चीजें माशरे के अंदर ऐसी है कि जहाँ तफरीक हो गई, 2 तबका, वो जिनके पास बहुत कुछ है, वो जिनके पास गुजारा करना है उनके पास, तो उस महरूमी का एहसास जब इंसान के अंदर होता है तो इंसान फिर बाज़ दफा ऐसे इक़दाम उठाता है। एक तो ये है। जब खुदगर्जी होती है, खुदगर्जी के साथ एक दूसरा पहलू जो आता है वो लालच का आता है, हिर्स का आता है, और इंसान फिर लालच में वो काम करता है, कत्ल गारत करता है, चोरी चकारी करता है, बहुत कुछ ऐसा करता है। तो मेरे ख्याल में अब हमारे माशरे के अंदर जो ये तबाही और बर्बादी आ रही है उसके लिए हमें बहुत मौसर इक़दाम करने होंगे, बहुत मौसर इक़दाम करना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुईज़ साहब। लाहौर में भाई ने मुबैना तौर पर जायदाद की लालच में बहन को पागल करार देकर 4 साल कैद रखा। पुलिस ने लड़की को बाजियाब करा लिया, भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। दिन मार पति घर में भी नहीं लगते, पागल होने भी भेज देते हैं।
विरासती जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा, भाई ने बहन को पागल करार देकर घर में कैद कर लिया। सितम ढाने वाला भाई कोई अनपढ़ गवार नहीं बल्कि पेशे के एतबार से डॉक्टर है। पुलिस ने मोहल्लेदारों की निशानदही पर कार्रवाई की और मुतासिरा लड़की को बाजियाब कराया। मुलजिम डॉक्टर मुनीर और उसकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तो बीमार है 16-17 साल से, सारा इसका रिकॉर्ड मौजूद है। वालदैन तब हयात थे, मैं भी छोटा था, 16-17 साल पहले वो भी छोटी थी, तो वालदैन इलाज कराते रहे। अगर प्रॉपर्टी का मसला होता तो फिर वालदैन क्यों इलाज कराते? ये इस तरह हाइपर हो जाती है, एकदम से चीजें उठा के मारना शुरू कर देती है। एक दफा इसने किचन को आग लगा दी। मुतासिरा लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि वालिद की वफात के बाद विरासती घर 1 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त हुआ, जिसमें से 43 लाख रुपए हिस्सा बनता था, लेकिन भाई वो भी हड़प कर गया। इसने मेरा 43 लाख हिस्सा खाया घर का, 9 तोले जेवर खाया, ठीक है, शादी भी नहीं की, ठीक है मेरी। पुलिस ने लड़की को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इस्लाम के मुताबिक विरासत में बेटी का हिस्सा क्या है, इस पर बात करते हैं मज़ीदी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि ये जो सोसाइटी में बेटी या बहन को जायदाद में हिस्सा ना देने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि जहेज दे तो दिया, अब हिस्से की क्या ज़रूरत है, तो इस्लाम में क्या हुक्म है और औरत का जो हिस्सा आधा है उसके होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कई पहलुओं की देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि कुरान हकीम को अगर देखें तो कुरान हकीम में सूरह निसा में ख़ास तौर पे जो वरासत के कवानीन हैं उनका जो पैराडाइम है, जिसे कहते हैं कि शेल्टर जो है वो कायम कर दिया गया है कि बाप की जायदाद में से बेटी क्या लेगी, बेटा क्या लेगा, दादा का हिस्सा क्या होगा, अगर वारिस हो तो क्या हिस्सा होगा, वारिस ना हो तो क्या हिस्सा होगा। ये तमाम बातें कुरान के अंदर बड़ी वाज़े तौर पर मैंशनड हैं। हम इस बात को मिसयूज़ ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि जब बेटी की शादी की तो हमने उसको जहेज दिया था। इसका ताल्लुक कतई तौर पे जायदाद से नहीं है। अगर तो जायदाद मेरी अपनी ज़ाती कमाई हुई है तो फिर तो वो मेरा हक है, लेकिन अगर वो वरासत में मुझे मिल रही है मेरे वालिद की तरफ से तो उसके ऊपर कानून वो लगेगा जो कि शरीयत ने बताया गया है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि किसी भी सूरत में बहन जो है, बेटी जो है, ये अपने वारिस की, शौहर की, बाप की या अपने भाई की, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये जब कहा जाता है कि बेटी का या बहन का हिस्सा कम है, इसका मतलब कम नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो उसका हिस्सा आ रहा है उस हिस्से की वो अकेली ओनर है, लेकिन जो हिस्सा उसके भाई का, बाप का या शौहर का आ रहा है उसमें से उसका भी हिस्सा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिजिटल लेवल तक यानी कि माइक्रो स्केल लेवल तक कुरान हकीम में और इमाम अली करमल्लाह की बहुत सी मसालों में इसका बहुत ही बेहतरीन तज़किया मिलता है। ठीक है, बिलाल कुतुब साहब समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में जहनी अमराज के इदारे फाउंटेन हाउस ने बाजियाब लड़की को जहनी मरीज करार दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद से, जो इस वक्त डॉक्टर के साथ ही मौजूद हैं। रियाज अहमद, बताइएगा डॉक्टर्स का क्या कहना है इस सिलसिले में? मैं इस वक्त फाउंटेन हाउस में मौजूद हूं, मेरे साथ डॉक्टर भी हैं यहाँ पर फाउंटेन हाउस के। उनसे हम बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, पहले अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि जो वो लड़की हुमा थी क्या वो यहाँ पर जो है वो एडमिट रही है? जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर है, मैं यहाँ पे इवनिंग में मेडिकल ऑफिसर हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेशेंट हुमा जो है वो एडमिट रही है। ठीक है, मुख्तलिफ टिनोर्स में वो मुख्तलिफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो यहाँ पे एडमिट रहती है। शी इज़ अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे वो एडमिट रही है मल्टीपल टाइम्स में भी और डिफरेंट टिनोर्स में, लाइक कभी 1 माह, लाइक 15 डेज, 30, लाइक 2 माह, 3 माह। कहने का मतलब है कि वो लड़की जो हुमा है वो वाकई ज़हनी मरीज़ा है? जी बिल्कुल, ज़हनी मरीज़ा है, इसीलिए वो यहाँ पे एडमिट रही है। अगर वो मेडिसिन छोड़ेंगी वो अनस्टेबल हो जाएंगी। ये थे डॉक्टर उमर जो फाउंटेन हाउस के डॉक्टर हैं। उनका ये कहना था कि जो हुमा है जो कल अपने भाई के घर से बाजियाब हुई थी, उसके बारे में उनका कहना है कि वो यहाँ पर 3 साल, चूँकि उनको यहाँ पर हो गया, वो मुसलसल 3 साल से उनका इलाज भी कर रहे थे। वो इसी हॉस्पिटल में मुसलसल 3 साल से गाहे बगाहे आती रही हैं और यहाँ पर वो दाखिल भी रही हैं। और उनका ये कहना है कि वो खातून जो थी वो ज़हनी मरीज़ा है। जी ठीक है, रियाज अहमद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। शिकारपुर में मोबाइल चोरी के इल्जाम में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 5 अफराद जान से चले गए, 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस 2 घंटे बाद भी ना पहुंची। मदेजी में एक ग्रुप ने दूसरे मोबाइल पर चोरी का इल्जाम लगाया था।
रास्ता क्यों नहीं दिया? रावलपिंडी कलर सैयदा में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। चचाजाद भाई ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिससे 2 भाई, 1 बहन और उनकी मां जान से गई। 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ ने मकतूलीन के वरसा से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कलर सैदा के नवाही गांव समोच में। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब फायरिंग करके एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ इस टाइम एक साहब मौजूद है, इनकी वालदा भी जो है इस फायरिंग में अल्लाह ताला को प्यारी हो गया। ये इनसे जानते हैं वक़ुआ कैसे पेश आया। यहाँ से हमारा रास्ता गुजरता है, हमारी ज़मीनों को जाता है, तो वो रास्ता बंद करे थे। हमने उन लोगों को बोला कि यार रास्ता बंद मत करो, हमारा आगे ज़मीनें हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम रास्ता बंद करेंगे, आपने जो करना है जो कुछ कर लो। थोड़ी सी मुमारी हुई और फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। 4 जो है हमारे, एक मेरी वालदा और 2 मेरे मामू, 1 मेरी मामी इस हादसे में फौत हो गए हैं, और 1 मेरा भाई और 2 मेरे मामू के बेटे और 1 मेरे मामू ज़ख्मी है। पुलिस की भारी नफरी इस टाइम समोट में मौजूद है और SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिमान को तलाश करने के लिए रेड का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में सर्दी से बचने के लिए आग क्यों जलाई? ऑरेंज लाइन ट्रेन के अमले ने मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुर्गा बनाकर डंडे मारते रहे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। सर्दी से बचने के लिए आग जलाना मजदूरों का जुर्म बन गया। ऑरेंज ट्रेन के सिक्योरिटी गार्ड्स आपे से बाहर हुए और गरीब मजदूरों पर डंडे बरसा दिए। एक खातून भी तशद्दुद करती रही। रात को आए, हमको सोटियां मारने लगे, इधर ठिकाना नहीं है तुम्हारा सोने का। सोटियां मारते मारते ले गए पर स्टेशन में, जिधर वो बंदे इनके काम करते हैं। आज भी आग लगाई, आज भी मजदूरों को मारा है, काफी मारा है कि जख्म हुए उसके, लेकिन वो पकड़ के ले गए थे। फिर पुलिस आई है, पुलिस के हाथ में उसने दिया है। अवान टाउन स्टॉप पर इस वाक़े की फुटेजेस मंजर आम पर आई तो पुलिस ने एक्शन लिया और खातून समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है तो पुलिस ने फौरी तौर पे रेड करके इनको पकड़ लिया। पकड़ के लाके एप्लीकेशन ली। मजदूरों का जो जख्मी थे, मामूली सा जख्मी है, उसका करवाया मेडिकल। पुलिस ने तशद्दुद और जान से मारने की धमकियों की दफात के तहत मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐवान वज़ीर-ए-आला पंजाब में मसरूफ़ दिन गुजारा। इमरान खान को लाहौर के तरक्याती मंसूबों समेत पुलिस में इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफ किया गया। अब भी इजलासों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन बिलाल, दौरे लाहौर के हवाले से अपडेट कीजिए। खासा मसरूफ़ तरीन दिन रहा प्राइम मिनिस्टर का। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 3.25 घंटे तक वो ऐवान वज़ीर-ए-आला में रहे और 2 अहम इजलासों की उन्होंने सदारत की। एक तो लाहौर में 11 अरब रुपए से बनने वाले तरक्याती मंसूबों के हवाले से LDA हुकाम ने उन्हें ब्रीफ किया। उसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात और कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत भी की। IG पंजाब इनाम गनी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया गया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उन्हें हदायत की गई
कि किसी सूरत भी वो कोई सियासी असर और रसूख और प्रेशर इस्तेमाल ना करें, पुलिस को फ्री हैंड दें और तमाम जिलों में आला कारकर्दगी वाले जो पुलिस अफसरान हैं उन्हें तैनात करें ताकि मुल्क पुलिस का जो आवाम में मुराल है वो बुलंद हो। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये हदायत भी की गई कि जो पुलिस एहलकार इंसाफ की राह में रुकावट बनता है उसे कड़ी से कड़ी सजा। ठीक है, पुलिस में इस्लाहात के हवाले से भी उनको ब्रीफ किया गया। अपडेट कर रहे थे मोहसिन बिलाल, आपका शुक्रिया। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को पेशकश कर दी। वो कहते हैं कि मेरे पास आए, उन्हें किशमिश वाला हलवा खिलाऊंगा। पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए फ्री हैंड भी दे दिया जाएगा। अपोजिशन वफा करेगी तो हम भी वफा करेंगे। पीपल्स पार्टी टुक टुक अच्छा खेल रही है। फजलुर रहमान आए तो किशमिश वाला हलवा खिलाऊंगा। पीपल्स पार्टी बेहतर खेल रही है, खेलती रहे, टुक टुक ढील नहीं ढील दी गई है पीपल्स पार्टी को। जिस तरह पनामा में ये कोई जवाब नहीं दे सके, इसी तरह ये कोई जवाब नहीं दे सके। ब्रॉड शीट पे 19 तारीख इलेक्शन कमीशन के आगे आने पर इनके कोई रुकावट न डालने का फैसला किया। आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। स्टाम्प लिख कर दें फजलुर रहमान साहब, इसराइल को माने जाने पर सवाल ही पैदा नहीं होता। दरमियान के रास्ते हर वक्त खुले होते हैं और मुझे यकीन है कि अपोजिशन बंद गली में जाने की बजाय खुले मामलात में तैयार होना चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि 16 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, इसको रिन्यू करना है। उसने कहा नहीं करना। ये सारी महंगाई इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, बेईमानों और मनी लॉन्डर ब्रॉड शीट के लुटेरों की वजह से। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा नैब पर बरसते रहे। चेयरमैन जावेद इकबाल से हमदर्दी का इजहार भी किया। कहा हुकूमत और नैब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, अब ये सर्कस बंद होना चाहिए। ब्रॉड शीट केस में हकायक सामने आए हैं, उसके बाद अगर मुल्क में इंसाफ हो, कोई कानून हो, तो आज नैब के इदारे को बंद करके इस मुल्क के अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलवानी चाहिए। ब्रॉड शीट के अंदर नैब के अफसर कमीशन मांग रहे हैं, फौज को बदनाम किया जा रहा है, ISI को बदनाम किया जा रहा है। ये नैब की हकीकत है, तो इस सर्कस को बंद करें। जब 20 साल आपने 10 अरब रुपया खर्च किया, एक पैसे के असासे अकाउंट मियां नवाज शरीफ की आपको नहीं मिल सके, उसके बाद आपने जज अरशद मलिक को इसी अदालत में ब्लैकमेल करके इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को आपने मुजरिम करार दिया। इंतकाम की इस हवस में ये हुकूमत और नैब इतनी अंधी हो चुकी है कि ये आज हकायक भी इनको नजर नहीं आते, अदालती फैसले इनको नजर नहीं आते। इसमें नैब जो है मजलूम आदमी है, ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। 6.5 साल में वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल सका। पैसे बाहर से आए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, इमरान खान के अकाउंट में गए हैं, PTI के अकाउंट में गए हैं। तो एक तरफा दोहरा जो इंसाफ का निज़ाम है कभी कामयाब नहीं है। नैब को लगाम दो, सबका एहतसाब करो। केसेस भुगतने वाले सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने मुतालबा कर दिया। उनके पुराने साथी बाबर अवान ने भी जवाब दे दिया। बोले अपनी बारी में दोहरा मयार क्यों, दोनों की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए तो आम आदमी तो बेचारा वो तो कहीं का नहीं है। तड़पता रहा, सिसकता रहा कि मुझ पे नजरे करम करो। मर गया वो ऑर्डिनेंस, लेकिन उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। नैब हैज टू स्टे आउट ऑफ बिजनेस। मेरी ये जिद्दोजहद चलती रहेगी। नैब हैज टू स्टे आउट ऑफ बिजनेस। एहतसाब में खराबी का आगाज हुआ वो था जब एक मुजद्दद मिर्जा जैसे हाई कोर्ट के फॉर्मर जज और हेड, उसको हटा के अपनी पार्टी के सिटिंग सेनेटर को कहा गया जाओ और सबका तुम एहतसाब करो। इंजीनियर मंगी साहब जो हैं हमारे DG, वो उनकी फैमिली मुल्क से बाहर रहती है। तो भाई अगर वो बाहर रहती है तो उनका हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनके रिटर्न, वो हमारे रिटर्न निकालने में तो बड़े उस्ताद हैं। सब गए और हमेशा कहते रहे इल्जाम आ गया है, इस्तीफा दो, अदालत में जाओ, नीचे उतरो, सामना करो। अपनी बारी आती है, स्टैंडर्ड्स डबल हो जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे यहाँ कोलीग्स हैं, दे विल डू एहतसाब ऑफ नैब। तो मैं ये सिर्फ एक आदमी को जलील करने के लिए, एक आदमी को ख़राब करने के लिए। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा कि एहसास प्रोग्राम की बात करने वालों को उस वक्त एहसास नहीं था जब जरदारी ने मिस्टर 10% बनकर मुल्क का खजाना खाली किया। उमर अयूब ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से गंदम खाने वाले चूहे दिखाने का भी मुतालबा कर दिया।
एहसास प्रोग्राम पे बात करते हैं, इनको एहसास उस वक्त होना चाहिए था पीपल्स पार्टी के हुकूमत के लोगों को, उस वक्त जिस वक्त इनका सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% बन के पाकिस्तान का खजाना इन्होंने खाली किया था। इनको आईना हम लोग दिखाते हैं तो ये वॉकआउट करते हैं। इनका लाहौर का जलसा फ्लॉप, इनका मलकंड का जलसा फ्लॉप। जिस वक्त गंदम का बोरान था सिंध में, मुराद अली शाह की हुकूमत ने यह बात कही कि उन्होंने परचेजिंग नहीं की थी। क्यों? उन्होंने कहा था कि जी चूहे खा गए। मुझे वो गैंडा नुमा और वो हाथी नुमा चूहे बता दे वो किधर है जिन्होंने इतनी गंदम खा दी थी। इन्होंने लोगों की जेबों में डाका डाला, रोटी का नवाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने लोगों के रोटी पे डाका मारा, वो इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ब्रॉडशीट के मामले पर एहतसाब के नारे को इस्तेमाल किया गया। कौन सा वो शख्स है जिसने ब्रॉडशीट के हवाले से $100 मिलियन मांगे, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। का सारा स्कैंडल आजकल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आया हुआ है। ये इस बात को शो करता है कि एहतसाब के नारे को सियासत या सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है इक़्तिदार में रहने वाले लोगों ने। ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं उन्होंने जो अभी लेटेस्ट रेवलेशन की है कि $100 मिलियन किसी शख्स ने उनसे मांगे हैं, तो वो शख्स पीपल्स पार्टी का नहीं हो सकता, वो शख्स नून लीग का नहीं हो सकता, वो PDM का नहीं हो सकता, वो शख्स मौजूदा हुकूमत का ही हो सकता है ना, जो कि इस वक्त एहतसाब के कारोबार को चला रहे हैं। मजबूर हूँ कि PTI का नाम पाकिस्तान तहरीक इंतकाम रखूँ। तो एक एक चीज़ जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ, सड़क पर चलने वाला आदमी इस्तेमाल करता है, उसकी कीमतों में इजाफा होगा। सर्दी में भी सिंध असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। GDA की नुसरत सहर अब्बासी और स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सर आप सवाल पूछने देते नहीं हैं। अब सवाल सर प्लीज, आप स्पीकर हैं, आप हमें मौका दें। फॉर गॉड सेक सर, आज मैं हाथ जोड़ के आपके कह रही हूँ कि आप स्पीकर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप स्पीक आप करते रहेंगे, हमें टाइम ही नहीं देंगे। आप गाइड, हम सर आप क्या गाइड करेंगे? आप उधर गाइड कर रहे हैं, आप उधर गाइड कर रहे हैं, मुझे गाइड नहीं कर रहे हैं। और अब लाहौर का रुख करें तो डेडलाइन खत्म हो गई लेकिन लाहौर से कचरा खत्म न हुआ। कई इलाके ऐसे हैं जहां कचरा बदस्तूर मौजूद है। रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन शहजादी। लाहौर के पोश इलाकों से कचरा साफ, शहर माशाल्लाह साफ हो रहा है और हमारी ख्वाहिश है कि ये शहर साफ ही रहे। हम तो खुद चाहते हैं कि सफाई निसफ ईमान है कि होनी चाहिए सफाई सबके लिए, तो कुछ हो गई है और कुछ होनी चाहिए और। मगर शमाली और मशरकी लाहौर में अब भी गंदगी के ढेर मौजूद हैं। कचरा ही कचरा हो गया, हमारे इलाके में कचरा नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। हमारे MPA MN वो नहीं आते, जो काउंसलर है वो नहीं आते साथ, तो ये इतने बड़े वजीर इधर किधर आएंगे। LWMC का अमला सफाई में मसरूफ तो है, ताहम काम सुस्त रवि का शिकार है। गंदगी कैसी भी हो शहर की खूबसूरती को ग्रहण लगा ही देती है, इसलिए शहरी कहते हैं सफाई को निस्फ ईमान जानकर इंतजामिया को अपना किरदार और अच्छे से निभाना चाहिए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। कराची में ज़मीन की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं, शहर अब पहाड़ों पर भी आबाद होने लगा है। लेकिन इन इलाकों में घर खरीदने का सोचने वाले अली हफीज की रिपोर्ट लाजमी देख लें। कराची में ज़मीन की कीमतें तो बहुत महंगी हैं। अब ज़रा चलते हैं शहर के पहाड़ों पर, वहाँ जाके चेक करते हैं कि वहाँ पर कीमतें क्या चल रही हैं। आइए। ना सड़कें ना गलियां, कराची में घर बनाने के लिए पहाड़ भी नहीं बचे। हर तरफ मकानात ही मकानात, वो भी कच्चे नहीं हल्के पक्के। आप देख सकते हैं हम पहाड़ी भी मौजूद है, यहाँ पर भी जो है घर बने हुए हैं और अभी भी जो है तामीरात जारी है। देख सकते हैं ये मजदूर जो है बजरी लेके जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तेज़ी से पहाड़ भी जो है मज़ीद जो है वो आबाद हो रहे हैं। छोटे छोटे 120 गज के 80 गज के प्लॉट पर जो है मकान बने हुए, कोई ग्राउंड प्लस है, 1 है, कोई 2 है, लेकिन पहाड़ पे तेज़ी से आबादकारी हो चुकी है। हर तरफ घर घर बने हुए। ऊपर जाके पता करते हैं, एक मकान यहाँ पर
कितने का फरोख्त हो रहा है, कितने का मिल रहा है। पहाड़ पर चढ़ना आसान काम नहीं, यहाँ पर बिजली, गैस, पानी सब मौजूद है। आपकी नज़र में कितनी कीमतें हैं? अभी 120 गज का प्लाट है, जो बना हुआ RCC होगा वो तकरीबन आपको मिलेगा 30 से 35 तक। कराची में पहाड़ जो है सोने के पहाड़, अगर हम इसको कहें तो गलत ना होगा, ये सोने के पहाड़ हैं। यहाँ पर जो है हर जगह पे जो है पहाड़ पे बड़े बड़े मकान बन गए हैं, आबादी हो चुकी है। यहाँ पर रोज़ लोग जो है पहाड़ पे जो है इनकी आबादी है, नीचे से ऊपर जाते हैं पहाड़ में कामकाज के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, उसके बाद ऊपर आते हैं। इनको भी मुश्किलात होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हमारा दिल लग चुका है, यहाँ से हम जो है वो कहीं और नहीं जाएंगे। शहरी यहाँ मकान की खरीदारी करते हुए मुहतात रहें, क्योंकि कोई भी सरकारी इदारा इस अराजी के कागजात जारी नहीं करता। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए से ज़ायद इजाफा हो गया है। डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शबीर। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक के बेतुके इजाफे की समरी। वजीर आजम ने ओगरा की समरी जूं की तू मंजूर करने के बजाय निस्बतन कम यानी 4 रुपए 42 पैसे तक इजाफे की मंजूरी देकर आवाम पर उल्टा एहसान भी चढ़ा दिया। तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। ओगरा समरी के बरक्स वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे, डीजल की कीमत 2 रुपए 95 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 42 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 106 से बढ़कर 109 रुपए 20 पैसे, डीजल की कीमत 113 रुपए 19 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ओगरा समरी में पेट्रोल 13 रुपए 7 पैसे जबकि डीजल 11 रुपए 3 पैसे, लाइट डीजल 15 रुपए 33 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपए 55 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई थी। PIA और फेरी ग्रीन कंपनी का $14 मिलियन की रकम का तनाज़ा। कौमी एयरलाइन के जहाज को कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, मुसाफिरों और अमले को उतार दिया गया। आगे क्या करना है, PIA की कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 मलेशिया के शहर कोलालमपुर एयरपोर्ट पर पाबंद। PIA ने जहाज से उतारे गए अमले और 167 मुसाफिरों की वापसी का बंदोबस्त कर लिया। मुसाफिरों की सबसे पहले देखभाल हमारे ऊपर फर्ज थी, क्योंकि वो सारे हमारे मेहमान हैं। खलीजी एयरलाइन के ऊपर उन तमाम लोगों को इंडोर्स कर दिया और वो कुछ देर बाद वहाँ से रवाना होने वाले हैं और खलीजी एयरलाइन के जरिए कल सुबह जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाए। PIA और फेरी ग्रीन कंपनी में $14 मिलियन का तनाज़ा बरतानवी अदालत में जेर समाअत है। फेरी ग्रीन ने मलेशिया की अदालत से रुजू करके यकतरफा फैसला लिया, जिस पर कौमी एयरलाइन को भी ताज्जुब है। PIA की लीगल टीम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को लीगली परसू करेंगी। PIA की लीगल टीम्स इस मसले को मलेशियन अदालत में परसू करेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हम रिजॉल्व कर लेंगे। हवाबाजों के जाली लाइसेंसेस का स्कैंडल, यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी पायलट्स पर पाबंदी और अब अपने तैयारे पर यूं अचानक कब्जा। PIA के लिए हर दिन नई मुश्किल ही नहीं ला रहा, बल्कि इसे मुसलसल जग हसाई का भी सामना है। कैमरामैन एजाज अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। PIA का तैयारा मलेशिया में रोका गया, क्या ये भी माजी की हुकूमतों का कसूर है? रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। दावा किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के समरात अभी से आना शुरू हो गए हैं। बिलावल की शिरकत से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर बताया कि अभी मुजाहरे में आएंगे या नहीं, उन्हें इसका इल्म नहीं है। आज पाकिस्तान का तैयारा रोक लिया गया क्योंकि हमने उसकी किस्त अदा नहीं की थी, और ये भी यकीनन किसी माजी के हुकूमत का कसूर होगा। यूँ तो 19 तारीख के रैली के या वहाँ पे होने वाले एहतजाज के समरात आने शुरू हो गए। गैर मुल्की फंडिंग केस में उन्होंने अपना बड़ा देरीना जो उनका स्टैंस था आज उससे भी पहलू तही कर ली और उन्होंने इकबाल कर लिया, इकरार कर लिया, मान लिया कि हाँ वहाँ गुनाह हुआ है। ये बताइएगा कि 19 को बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे? अब मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं कुछ सर्टनली बात नहीं कर सकता। हो सकता है वो, अगर वो हुए तो वेरी गुड, नहीं तो हमारी सीनियर क़यादत सारी वहाँ होगी इंशाल्लाह। और अब तालीमी मैदान से खबर शामिल करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा तैयारी कर लें। स्कूल और कॉलेजेस खुलने का फैसला हो चुका है। 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। NCOC इजलास में फैसला हो गया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि इस साल बगैर इम्तिहान कोई पास नहीं होगा।
इंतजार खत्म, तालीम का सिलसिला बहाल होगा। NCOC इजलास के बाद वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया अहम ऐलान, तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले से आगाह किया। इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। वजीर तालीम का कहना था तालीमी इदारों की बंदिश से कोरोना इन्फेक्शन की शरह पर वाज़े असर पड़ा। 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फैसला किया गया कि उसको एक हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। शफकत महमूद ने तदरीस का सिलसिला मुनक़ता होने से तालीमी नुकसान का एतराफ़ भी किया। तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की जो सीखना लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत नीचे चले जाते और बहुत नुकसान हुआ है तालीम का इन पिछले 8-9 माह में। वज़ीर तालीम कहते हैं अगले हफ्ते तमाम सूरत हाल पर दोबारा गौर किया जाएगा। जिन शहरों में वायरस का फैलाव ज़्यादा रहा वहाँ प्राइमरी क्लासों को खोलने का फैसला मुअख्खर किया जा सकता है। पाकिस्तान का तालीमी निसाब दीगर ममालिक के निसाब से बहुत पीछे है। बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान के 4ठी जमात के तलबा का इम्तिहान लिया। क्या नताइज निकले, फराह रबानी से जानते हैं। 4ठी क्लास की मुझे किताबें दिखाइएगा। ठीक है, तो मतलब बच्चे बुनियादी तौर पर 5 किताबें पढ़ते हैं। जी जी ठीक। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में 4ठी जमात का तालिब इल्म जो पढ़ रहा है वो कोर्स कई मुमालिक से पीछे है। यानी इल्म रियाजी और साइंस की जो तालीम दी जा रही है वो बहुत पुरानी है। बैनुल-अक़वामी इदारे टिम्स ने दुनिया भर के 60 मुमालिक में 1 लाख से ज़ायद बच्चों से ऑनलाइन इम्तिहान लिया। बुनियादी सवालात थे, मिसाल के तौर पर 2 जानदार और 2 बेजान अशिया की शनाख्त करें, जमा तफरीक के बुनियादी उसूल। आपको हैरत होगी कि 4ठी जमात के 5000 पाकिस्तानी बच्चों ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया और तकरीबन तमाम ने 40% से कम स्कोर किए। रियाजी के मजमून का एवरेज स्कोर 32.8% था, जबकि साइंस मज़ामीन में बच्चे 29% नंबर हासिल कर सके। यानी 4ठी जमात के बच्चे को इसके जहन के मुताबिक जो सिलेबस पढ़ाया जाता था वो दूसरी जमात से भी कम मालूम होता है। इस बारे में जब वजारत तालीम से बात की तो उन्होंने कहा गलतियों से सीखेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, कोर्स पर नज़रसानी होगी, लेकिन नया बेहतर कोर्स कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर जवाबी वार। फारूक हबीब ने दोनों जमातों की फंडिंग की तहकीकात रोजाना की बुनियाद पर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। PDM के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से पहले हुकूमत हरकत में आ गई। PP और नून लीग की फंडिंग की तहकीकात के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त दायर। PTI रहनुमा फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। दरख्वास्त दायर करने के बाद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को खुला चैलेंज। बिलावल और मरियम 18 तारीख को भी आए इलेक्शन कमीशन में, आपकी हेयरिंग है। पर्ची चेयरमैन आप जो है वो अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं। मैं पनामा रानी को ये कहता हूँ आप अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं। फारूक हबीब ने PDM के 19 जनवरी के एहतजाज को चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दिया। 19 जनवरी का जो PDM का जो एहतजाज का प्रोग्राम है, जो जवाब ये जमा नहीं करवा रहे PMLN और पीपल्स पार्टी अपनी फॉरेन फंडिंग के अंदर, ये चाहते हैं कि उसमें भी इनको NRO मिले। PTI रहनुमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ को तमाम फंड्स बैंकों के जरिए मुंतकिल हुए थे, जिसका तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाया गया था। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे में पंजाब भर से अवाम शरीक होंगे। इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से फंड्स मिले। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो 23 अकाउंट जिनमें इसराइल से भी पैसे आए हैं, जिनमें इंडिया से भी पैसे आए हैं और गैर कानूनी फंडिंग हुई है, बल्कि उस फंडिंग को जो है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी उसमें जो है वो हिस्सा लिया है। और वो जो फ्रॉड हुआ है उसमें और जिस तरह से वो फंड्स इकट्ठे हुए हैं उसके मतलब केस जो है वो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में। और मुख्तलिफ बहानों से जो है इस यानी सिलेक्टेड को जो है वो लीज पे जो है वो चलाया जा रहा है।
वैसे तो लीज पे हासिल करदा त्यारे जो हैं वो भी अब जब्त हो रहे हैं और अल्लाह करे ये सिलेक्टेड की जो है वो लीज ये भी कभी इसी तरह से जो है वो किसी दिन खबर आए कि वो जब्त हो चुकी है। हुकूमत ने मदीने की रियासत के नारे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। बादशाही मस्जिद लाहौर में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर मजहबी उमूर नूरुल कादरी ने कहा, मसाजिद के उलमा को 10,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा। मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि आप सूबाई हुकूमतों, जहाँ 2 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत, फेडरल कैपिटल एरिया ICT इस्लामाबाद, इन तीनों जगह पे मुझे कहा गया है कि इनकी मुकामी इंतज़ामिया और हुकूमतों से बात करके वो सर्वे कराएं कि कितने मसाजिद के इमाम और खुतबा है जिनकी वज़ाइफ नहीं है, उनको इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ाइफ कम से कम 10,000 एजाजिया जो है मुकर्रर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये इब्तिदा हुकूमत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मदीना की रियासत के नारे के साथ हम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कराची में अशियाए खुरोनोश की कीमतें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बेहतरीन इंतज़ामिया के दावेदार ना तो कुछ देखना चाहते हैं और ना ही कुछ करना। साद साबरी की रिपोर्ट देखिए। आटा हो, दाल या चीनी, हर चीज की कीमत में आए दिन इजाफा हो जाता है। शहरी जब खरीदारी के लिए जाते हैं तो बढ़ती कीमत देखकर चकरा जाते हैं। खुदकशियाँ ज़्यादा हो गई, आप देखें तो सही। खुदकशियाँ कोई रेट है, कोई स्टेब्लिश नहीं है, बढ़ते ही रहते बढ़ते। तेल घी को देखो 300 रुपये किलो हो गया। इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, प्राइस कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है। भाई वो क्यों नहीं कर पाते? भाई वो नहीं करते ना, क्या करते हैं? ये कोई भी नहीं आता, कौन आता है? समा ने कराची के नए कमिश्नर नवीद शेख का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो मायूस लौटना पड़ा। जिला केमाड़ी के DC ने करम फरमाई की तो कुछ यूं जवाब मिला। लोगों की लालच होती है, लोगों को लूटने के लिए वो इस तरह के करते हैं, ज़्यादा प्राइस लेते हैं। अब उसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर तो डेली के बुनियाद पे काम करते हैं। नाकाम तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी अगर गवर्नमेंट इनको कंट्रोल ना करती, जितनी यानी कि जिस कीमत पे मिलती है इससे कहीं ज़्यादा यानी कि इसकी कीमत बढ़ जाती है। अवाम महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं, मगर अरबाब इख्तियार को सब अच्छा दिखाई देता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ और मोहसिन अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।